हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके आप अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग जो है सो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में, उसके लिए हिंदी का गद्य खंड चैप्टर 1 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और सारे लेखक परिचय से लेकर के इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से सारा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चैप्टर 1 है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसका लेखक है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में लेखक का परिचय भी पूरा बिल्कुल आसान भाषा में समझना है और सारे क्वेश्चन को करना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर हम जो है सो आपको मैट्रिक का हर एक सब्जेक्ट का, मैट्रिक हो चाहे 11th 12th का हो, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको रूटीन के अनुसार आपको जो है सो वीडियो देखने को मिलता है। तो आप लोग का वो भी बहुत ही आसान भाषा में, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्रश्न उत्तर का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ लेखक का परिचय ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, उससे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। देखिए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर हम उनकी जन्म की बात करें तो उनका 14 अप्रैल जो है सो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था मेरे बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू जिला, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हो गया था प्यारे बच्चों, मृत्यु हो गया था इनका दिसंबर 1956 में, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग समझ गए कि इनका लेखक था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और उनका मृत्यु हो गया था दिसंबर 1996, दिसंबर 1900 कितना 96 में उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ से कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। अब जातिवाद जैसे विडंबना की बात क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जो थे इस समाज में, हमारे समाज में जो पहले लोग थे और अभी भी है, वो जातिवाद आधारित कोई चीज को करते रहते हैं। समाज में जातिवाद पर ज्यादा ये लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जो थे तो वो एक महार जाति मानते थे। महार का मतलब होता है अस्पृश्य जाति, उसको पूछा जाता था, जो कि डोम होता है महार का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक महार जाति मानते थे, ठीक है ना। तो उनसे लोग छुआछूत मानते थे। तो इसीलिए लेखक ने जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं, उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। उन्होंने जातिवाद जो चलता है हमारे देश में उसके लिए एक विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है। उनके दृष्टि में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में जातिवाद जो है हमारे समाज में एक कलंक की भांति है। क्या है? एक कलंक की भांति है, जिसे समाज घटाना नहीं चाहता। जिसे हमारे समाज के जो लोग हैं इस कलंक को घटाना नहीं चाहता, यानी इसको बरकरार रखना चाहता है। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है। जातिवाद जो होता है हमारे देश में वो विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का क्या है? कारण है। पिछड़ापन का क्या है? कारण है। फिर भी आगे देखिए क्या है, फिर भी जो है सो फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हैं। फिर भी हमारे समाज के कुछ धार्मिक लोग भी जो है इस जातिवाद को क्या किया है? अपना पेशा बना लिया है। धार्मिक लोग, यानी कि कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फल्ला है। अरे भाई, सब तो भाई भाई है। तो कोई भी ये जाति आधारित ये जातिवाद नहीं होना चाहिए मेरे विचार से, समझ गए ना। तो लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर क्या है? एक कलंक है प्यारे बच्चों। तो कभी भी जातिवाद नहीं करना चाहिए, इसे समाज घटाना नहीं चाहता है। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का क्या है? जो भी लोग पिछड़ रहे हैं आजकल समाज में, इसी जातिवाद के कारण पिछड़ रहे हैं। फिर भी समाज के कुछ लोग इसे क्या बना लिए हैं? अपनी पेशा बना लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है कहता है जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं।
जातिवाद के जो पोषक तत्व हैं वो उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। कहता है कि कर्म के अनुसार जाति का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु यह तर्क विकास में और बाधक है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जातिवाद जो है सो जातिवाद के पोषक पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन किया गया है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम बंटवारा होना चाहिए, यानी जाति के आधार पर काम बंटवारा होना चाहिए ना। इस प्रकार से सभी जाति का अलग अलग काम होता है ना। जैसे कि मान लीजिए हजाम होता है तो उनका काम होता है कुछ अलग, वो अपना बाल बनाते हैं, है ना। जो पंडित जी होते हैं उनका काम होता है यानी कि पूजा पाठ कराना, शादी विवाह कराना, ये सब। तो जाति के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि उनका काम का क्या हो गया है, बंटवारा हो गया, परंतु यह तर्क विकास में क्या है, बिल्कुल बाधक है प्यारे बच्चों। समझ गए ना, विकास में ये सब चीज संभव नहीं है। विकास में सभी लोग अगर साथ मिलकर के देश के प्रति काम करेंगे तो ही जो है सो देश का विकास होगा और देश बहुत ही आगे तक जाएगा। इसलिए जातिवाद को कभी मत लेना चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। और चलते हम लोग अगला 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ कहता है देखते हैं। कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब जातिवाद के पक्ष में विभिन्न लोगों ने अगर तर्क दिया है तो उनकी कुछ आपत्तियां तो होगी। तो लेखक महोदय उनका आपत्ति जताया है, तो क्या जताया उसको समझते हैं। तो लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है। अगर कहता है कि जातिवाद के आधार पर अगर कार्य की बंटवारा होती है तो उस कार्य की कुशलता कम होती है, यानी कि उस कार्य का महत्व कम होता है और लोगों को उबन महसूस होती है। इसलिए क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या ये काम फलना जाति ही कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उनको उबन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर ऐसा बात रहे तो ऐसी स्थिति में समाज का कल्याण संभव नहीं है प्यारे बच्चों। समझ गए ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जो है सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कुछ कहा गया है। कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो प्यारे बच्चों कहेंगे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप नहीं है, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर है, जो हमारे देश के संविधान बनाए हैं, जो संविधान निर्माता है, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने जो संविधान बनाया वो संविधान भारत में कब से लागू हुआ। तो प्यारे बच्चों वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से वो संविधान हमारे देश में लागू हुआ। अगर हम बात करें इस संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे प्यारे बच्चों, तो इस संविधान को लगा था बनाने में 2 वर्ष यानी 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन लगा था। समझ गए प्यारे बच्चों। 2 महीना लगा था, 2 वर्ष लगा था, 11 मंथ लगा था और 18 दिन लगा था इस संविधान को बनाने में। इस संविधान को बनाने का काम किसने किया था, तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर किया था। तो उनका मानना है जाति भारतीय समाज श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। उन्होंने बताया है कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है। कार्य के निर्धारण की अगर हम बात करें तो व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को आसानी से सरलता पूर्वक कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर मान लीजिए बड़ी जाति का है तो वो ही लकड़ी का काम कर सकता है, कोई हजाम है तो वही बाल बनाने का काम कर सकता है। यानी सभी कार्य के आधार पर आप निर्धारण व्यक्ति का नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है। इन्होंने कहा है कि लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार जो है सो कार्य को चुनने का अधिकार दिया गया है। इसमें जाति कोई मायने नहीं रखता प्यारे बच्चों। समझ गए ना। कहता अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है, अगर बलपूर्वक कोई इस अधिकार को छीनता है तो समाज न तो सब बनेगा और ना ही शुभ योग बनेगा और ना ही निर्माण कार्य होगा। कहता है कि
इस अधिकार को किस अधिकार को कि लोग अपनी क्षमता अपना रुचि के अनुसार अपना कार्य का चुनाव करें। लोग किसके अनुसार? अपने रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार अपने कार्य का चुनाव करने का उनका पूरा अधिकार है। अगर कोई लोग इस अधिकार को अगर बलपूर्वक छीनते हैं तो समाज न तो सभ्य बनेगा और ना ही शुभ योग बनेगा और ना ही समाज में कोई नया चीज का निर्माण होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि समाज का विकास कभी भी इस चीज से संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्या ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी हुई है? स्वाभाविक सी बात है भाई, जाति प्रथा जब तक रहेगा हमारे समाज में, जब तक रहेगा हमारे बिहार में, जब तक रहेगा हमारे देश में जाति प्रथा, तब तक वो हमारे समाज को आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। वो हमारे समाज को पिछड़ेपन में ठेलेगा, पीछे ठेलेगा। ठीक है, जिस कारण से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, बेरोजगारी चरम सीमा पार करेगा। तो वही कहा है कि जातिवाद प्रथा जो है सो भारत में रोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर में कि जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड़ा है। रोड़ा कहने का मतलब यानी कि बहुत ही बड़ा बाधक है। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? जाति प्रथा जो है देश की प्रगति में बहुत ही बड़ा बाधक है। जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है, जो इस प्रकार की समस्याओं को जंक बनती है। समझ रहे हैं ना बात को? जाति प्रथा जो है जिससे हमारे समाज में बहुत प्रकार की विसंगतियां आती है। कहता है समाज अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है, यानी कि लोगों में नैतिकता की भावना नहीं आ रहा है, अच्छे विचार नहीं आ रहा है, लोगों के मन में गलत विचार आ रहा है, अनैतिकता की भावना आ रहा है। तथा प्रगति बाधित होती है, तथा कोई चीज में प्रगति नहीं होता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे और इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरह से पढ़ाया हुआ, आपको टाइपिंग किया हुआ मिले, तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है सो आराम से क्या कीजिएगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक। वहां से जाकर के आप क्या कीजिएगा, लिंक पर क्लिक कर कुछ नहीं करना है, बस जुड़ जाना है। वहां से आप लोग कमेंट कर कीजिएगा, सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा की जरूरत नहीं है। बस आप लोग के लिए हम यही कहेंगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब दे करके जरूर जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कुछ कहा गया है? कहता है कि लेखक आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक महोदय का आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। समझे प्यारे बच्चों? गरीबी की जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल समाज में, वो सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि लोगों को क्या करता है, यह स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर यह आत्मशक्ति का दबाने का काम करता है जाति प्रथा, और अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देता है। मतलब ये कि मान लीजिए जाति आधारित कोई, मान लीजिए अगर छोटा जाति का कोई व्यक्ति है तो वो कोई बड़े काम को करने को सोचता है तो उनका शक्ति अपने आप में दब जाता है। वो सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो लोग ये क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो मेरे बातों को नहीं मानेंगे, ये काम संभव नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो जब तक ये जाति प्रथा रहेगा तब तक ये चीज की समस्या हमारे देश में रहेगी, बिल्कुल ही रहेगी। ठीक है, और चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या कुछ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आप लोग को स्क्रीन पर। देखिए, कहता है लेखक नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? जो लेखक महोदय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो समझते हैं प्यारे बच्चों। कहता है लेखक नए पाठ में निम्नलिखित पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। किस पहलुओं से? तो चलिए आगे समझते हैं। कहता है जो इस प्रकार से है, इसमें जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह श्रमिकों में भेदभाव एवं उच्च नीच को जन्म देती है। यह जो है जाति प्रथा, यह श्रमिक में, श्रमिक का मतलब होता है यहाँ पर मजदूर, उनको उच्च नीच एवं जो है उच्च नीच को जन्म देती है, जिससे उन सभी में समस्या होती है। इससे समाज की एकता पर तथा श्रमिकों की कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे समाज में जो एकता है उस एकता पर भी प्रभाव पड़ता है
और जिसके कारण लोगों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी यूं भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है और तो व्यक्ति के रुचि के आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि लोगों को मरने की स्थिति आ जाती है, लेकिन ये काम के आधार पर बंटवारा जाति के आधार पर कर देता है, जिसके कारण से उसको बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों ये 7 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन? कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक नए नए किन 3 विशेषताओं का आवश्यक माना है। एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक महोदय ने किन 3 विशेषताओं को आवश्यक रूप से माना है? तो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक नए समाज, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों की भावनाओं को आवश्यक माना है। मतलब कि मतलब कि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते हैं कि एक समाज स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी कि समाज में सभी लोग स्वतंत्र होना चाहिए कि उनको अपने रुचि के अनुसार जो काम अगर अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। और भाईचारों की भावनाओं को आवश्यक मानना चाहिए, यानी कि भाईचारे के साथ सभी लोग मिलजुल करके रहें, नहीं कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलना चिल्ला धर्म के अनुसार उनको बंटवारे कर दे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है, तो सभ्य का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? और सभ्य हो जाएगा। स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? तो प्रतंत्रता हो जाएगा। दोष का क्या हो जाएगा? तो निर्दोष हो जाएगा प्यारे बच्चों। निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा। रक्षा का असुरक्षा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सभी को आप लोग लिख भी लेंगे अपना कॉपी में, वैसे तो पीडीएफ हम दे ही देंगे। तो निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए दूषित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गंदा या खराब। पेशा का क्या होता है? तो व्यापार होता है, पेशा का व्यापार होता है। अवसर का क्या होता है? मौका। आप लोग अपने मन से भी दे सकते हैं। किसी चीज का अवसर मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमको ये मौका मिला है, ठीक है। सम्मान मिलता है, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि इज्जत मिलता है। श्रमिक का मतलब क्या होता है? मजदूर होता है। अनुमति का क्या मतलब होता है कि हमको कोई आज्ञा देता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कोई चीज में बदलाव होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जितना भी क्लास था हिंदी का, हम लोग पहला चैप्टर का पूरा कवर कर चुके हैं। अगर कोई इसमें डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक जाते जाते यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग एक सब्सक्राइब देकर के जरूर जाइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।